नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। इस बार जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो प्रश्नों में जो चयन चल रहा है वो चल रहा है टॉपिक टू टॉपिक। आज की क्लास में हम हिंदी के प्रश्नों को देखें और साथ में उनकी व्याख्या को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी का बैच जो है वो संचालित है। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स के रूप में बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं 9568802463 पर कॉल करके अन्य जानकारी ले सकते हैं। नाम मात्र शुल्क के साथ में आपको हिंदी टीजीटी पीजीटी का बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी के साथ में डीएस एकेडमी ने टेस्ट सीरीज निकाली थी जिसमें हमने आपको 50 टेस्ट पेपर दिए थे। अब वो प्रैक्टिस सेट में एक साथ तैयार करवा दिए गए हैं। तो ये 50 जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, यानी कि 125 प्रश्नों पर आधारित ये एक प्रति पेपर रहेगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 6250 प्रश्न बैठ रहे हैं और पेपर में जो प्रश्नों का स्तर है वो पूर्व में हुई परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही नवीन संकलन किया गया है, जिसमें सरल, मध्यम और कठिन तीनों स्तर के प्रश्नों को रखा गया है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं 50 टेस्ट पेपर का, वो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। पहले ये टेस्ट पेपर जो थे आपके 750 रुपये में थे, अब इनका शुल्क मात्र 550 रुपये कर दिया गया है। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल करके ले सकते हैं। डेमो टेस्ट पेपर के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले प्रश्न को देखें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करते रहिए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? आपको बताना है भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्यधारा का ग्रंथ है। जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली रास ये जो है आपके शालिभद्र शूरी का ग्रंथ है। शालिभद्र शूरी का ग्रंथ है और ये जैन साहित्य का, ए विकल्प आपका इसमें सही है, जैन साहित्य का ग्रंथ है। और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र शूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो शिला पर अंकित है। शिलांकित यानी कि शिला पर लिखी गई है। वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल। अगर बात करें तो 10वीं 12वीं शताब्दी की रचना है वो कौन सी है? तो आपकी राउल वेल, डी विकल्प आपका सही है। और ये 10वीं 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। किसकी है राउल वेल? तो रोड़ा कवि की है। इसमें नक्शी श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी से माना जाता है, रोड़ा कवि की रचना से। और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है इसी के साथ में। अगर बात करें तो वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। ये भी जो है गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है और इसका ढांचा जो है विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करेंगे तो दामोदर शर्मा की है। और वसंत विलास आप बताइएगा किसकी रचना है, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। बी विकल्प है, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। सी विकल्प है, चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान पर गाए जाते हैं। डी विकल्प है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना की। इसमें जो सही विकल्प नहीं है वो है आपका बी विकल्प। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, जबकि दोनों की भाषा शैली में अंतर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है प्रबंध चिंतामणि विनय चंद सूरी की रचना है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, या नेमिनाथ चरियो हरिभद्र सूरी की रचना है, या भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। तो इसमें अगर बात करें तो पहला जो है प्रबंध चिंतामणि, ये प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की रचना है। ठीक है। अगर बात करें विनय चंद सूरी की, तो विनय चंद सूरी की है रचना नेमिनाथ चौपई। ध्यान रखने वाली बात है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है और विनय चंद सूरी की जो रचना है वो नेमिनाथ चौपई है। बाकी पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, नेमिनाथ चरियो हरिभद्र सूरी की है, भविष्यत कहा ये धनपाल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है जसहर चरित्र के लेखक हैं। आपको बताना है जसहर चरित्र के लेखक कौन है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो जसहर चरित्र के लेखक की बात करें तो बी विकल्प आपका सही होगा, पुष्पदंत की रचना है जसहर चरित्र। और महापुराण रणय कुमार चरियो, बाकी भी इन्हीं की रचनाएं हैं। स्वयंभू की बात करें तो आपके पौमचरियो है, पौमचरियो। धनपाल की बात करें तो भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान की बात करें तो संदेश रासक। इस तरह आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा होता रहेगा। आप अपने दोस्तों का भी रिवीजन कराने के लिए क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगले प्रश्न पे बात करें तो दब सहाब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की। आपको बताना है दब सहाब पयास अपभ्रंश की रचना है, ये किसने लिखी है। आसगु कवि, देवसेन, धनपाल, अब्दुल रहमान। बात करें तो दब सहाब पयास ये देवसेन की रचना है, बी विकल्प आपका इसमें सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसगु की अगर बात कर लें यहाँ पे तो चंदन वाला रास, शालिभद्र सूरी की। यहाँ पे धनपाल की अगर आप बात करेंगे तो संदेश रासक है। धनपाल की अगर बात करें, क्षमा करें, तो भविष्यत कहा है अब्दुल रहमान की संदेश रासक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। आपको बताना है संदेश रासक जो है किसका है। ये तो आपको पता ही चल गया है कि किसका है, किस प्रकार का काव्य है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तक काव्य। तो संदेश रासक जो है आपका ये खंड काव्य है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित है और यह जो है कालिदास की रचना है। संस्कृत में मेघदूतम उससे प्रेरित होकर रचनाकार ने लिखी है और इसमें जो है मंगलाचरण भी किया गया है। किसमें, संदेश रासक में, दूत काव्य के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। आपको बताना है आलवार संतों की संख्या कितनी है। 20, 12, 10, 8। तो आलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। आपको बताना है कैमास वध इन चारों ग्रंथों में से किसकी प्रमुख घटना है। बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमाण रासो। तो कैमास वध जो रचना है ये आपके पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। अब बात करें तो पृथ्वीराज रासो किसका है, चंदवरदाई का है। बीसलदेव रासो नरपति नालह का है और खुमाण रासो दलपति विजय का है और परमाल रासो जो है आपके जगनेक का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है। अपभ्रंश भाषा में राम के चरित्र पर जो काव्य लिखा गया है वो कौन सा है। रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरियो, महापुराण। इसमें अगर बात करें तो पौमचरियो है, किसका है, स्वयंभू का। इसमें इन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋठनेमिचरियो, स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचनाएं हैं और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में रामचंद्रिका की अगर आप बात करेंगे तो ये केशवदास है। रामायण वाल्मीकि का है और महापुराण ये किसका है, तो आपके पुष्पदंत का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो क्या है, डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या अवधि।
पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है ये डिंगल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न जो है बन जाते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउलवेल, हमीर रासो, बीसलदेव रासो, भारतेश्वर, बाहुबली रास। इसमें जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है वो मानी जाती है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो जो आपके जो है नरपति नाला की है, 1155 ईस्वी में श्रृंगारिक काव्य माना गया है और 12 मासा का वर्णन भी जो है इसमें मिलता है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, पंडिये सयल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जाणई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? आपको बताना है कि पंडिये सयल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जाणई, यह किसकी पंक्ति है? विद्यापति, मुंज, पुष्य या पुष्प, दंत या सरहपाद। ये जो आपकी काव्य पंक्ति है महत्वपूर्ण है, ये सरहपा की है। डी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन किसमें है? खुमाण रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आल्हा और उदल की लड़ाइयों का जो वर्णन है वो परमाल रासो में है। परमाल रासो किसकी है? तो ये जगनिक की है। ठीक है, जगनिक की अगर बात करेंगे इसमें तो आपको पता है ये आला छंद में है और आला छंद को वीर छंद भी कहते हैं। 31 मात्राओं का है। 1865 में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट थे। चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? यहाँ पे कई प्रश्न क्लियर हो जाते हैं आपके कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब का है? तो 1938 का। इसमें हिंदी का पहला कवि किसको माना है? यानी कि सीधे सीधे भी प्रश्न बनता है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। तो आपको ध्यान रखना है किसको माना है? स्वयंभू को। और ये भी बात कही गई है, कई जगह आलोचकों ने कहा है कि ये इनकी गलती हुई है, इनसे इन्हें स्वयंभू को पहला कवि नहीं मानना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? आपको बताना है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ। प्रश्न को देखें तो इसमें जो सी विकल्प है, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। मानते हैं मत्स्येंद्रनाथ को भी, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ जो है ये पहले सिद्ध साहित्य में थे और सिद्ध साहित्य में होने के बाद जो है इनको सिद्ध साहित्य से निकालने का काम ही जो है आपके गोरखनाथ ने किया था। तो गोरखनाथ ने जब सिद्ध साहित्य से अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को निकाला था योगिनियों के बीच से, तभी नाथ साहित्य या नाथ पंथ को रखा गया था। पंथ को रखने वाले मत्स्येंद्रनाथ हैं और नाथ साहित्य को रखने वाले आपके गोरखनाथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? आपको बताना है इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य, या प्रथम की जगह पहला भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ रहता है बच्चों का कि मैम आप तत्सम शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा के कीजिए। ठीक है, तो पहला महाकाव्य किसको माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो। तो हिंदी का पहला महाकाव्य जो है आपका पृथ्वीराज रासो है। कमेंट सेशन में आप सभी के जो रचनाकार हैं उनको उत्तर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न से आप सभी लोग परिचित हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भी बन चुका है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कहा है आपके शुक्ल जी ने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? आपको बताना है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसकी पंक्ति है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। तो ये जो पंक्ति है अमीर खुसरो की है और इन्होंने
अपने गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के उस पे कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। निजामुद्दीन की मृत्यु पर इन्होंने कही थी ये पंक्ति खुसरो ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधव सिंह। तो विद्यापति जो है आपके कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? आपको बताना है इनमें कौन रचनाकार है जो सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहापाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कन्हपा या कन्हैया। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका ए विकल्प है सरहपा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अभी इस पूर्व में भी इस प्रश्न पे थोड़ा सा विश्लेषण हुआ है। तो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमांड रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो। तो आलाखंड नाम से जो प्रसिद्ध रचना है वो परमाल रासो है, यानी कि परमाल रासो का ही दूसरा नाम आलाखंड है या आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। जगनिक की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, कुमार राजा, बीसलदेव। तो चंद्रवरदाई जो हैं आपके वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इनके विषय में कहा जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, यानी कि एक साथ दोनों का जन्म हुआ है, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान का, और एक ही साथ ये इन दोनों की मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बोलर, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका ए विकल्प, डॉक्टर बोलर। आपको ध्यान रखना है कि इनमें अप्रामाणिक और अर्धप्रमाणिक और प्रामाणिक इन तीनों को लेकर विवाद है, तो किसने किसको माना है ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है आपका परीक्षाओं में बन जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और यहाँ पे आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, और साथ में स्तर प्रश्नों का बढ़ाना चाहिए, व्याख्या लिखित में ज़्यादा दें या मौखिक ही देते रहें। जो प्रश्न है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ये प्रश्न पूर्व में करा चुके हैं, इसीलिए इसका उत्तर आपको देना है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल या परमात्मा प्रकाश। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ये आपको पता ही है, राउल वेल है, जो कैसी कृति है? शिलांकित। ठीक है, तो जितना हो ये रहे आपके 25 प्रश्न। 25 प्रश्नों के स्तर को बताइएगा, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों में भी आप शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ से अब हम टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ने लगे हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी भी जानकारी के लिए शुरू में नंबर दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो टेस्ट पेपर से संबंधित हो या आपकी क्लासेस से संबंधित हो। तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।